हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। दोस्तों, हम जो है आप लोगों को बता रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा था, जिसमें जो है आज जो है हमारा ये 10 नंबर का क्लास है। ठीक है, यानी कि ये 10 नंबर का क्लास है जिसमें हम चला रहे हैं सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए तो बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत। देखिए, बोल रहा है कि प्रतिरोध को जो है हम किस चीज से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को हम जो है किस चीज से दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिरोध को है दर्शाने के लिए, किसी परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आपका दिया है, इस प्रकार का चित्र जो है ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा प्रतिरोध की। ठीक है, प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। ठीक है, और ओम को जो है हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ओम का जो है मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो ओम होता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान जो है प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन प्रतिरोधों के मूल्य क्या हैं। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि दो प्रतिरोध दिया हुआ है, दो प्रतिरोध दिया हुआ है R1 और ये R2। ठीक है, बोल रहा है कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अब ये जो है श्रेणी में जो है जोड़ा गया है, R1 प्लस R2 जोड़ा गया है, तो बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद 50 ओम हो जाता है। तो भाई R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया है। अब कह रहा है कि जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का जो है मान प्रतिरोध का आ रहा है। देखिए समांतर में क्या होता है कि 1/R इक्वेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, हम जो है इस चीज को हम एक शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जब दो प्रतिरोध दिया गया हो, ठीक है, किसी परिपथ में अगर दो प्रतिरोध दिया गया है तब हम क्या करते हैं, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस ये R2। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो है वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए ये बताए हैं कि मतलब कि ये इतना आपको करने की जरूरत नहीं होगी, बस R1 R2 रखिए और R1 ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे क्या है, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू दिया है समांतर में, इसको कर लेते हैं श्रेणी में। ये है आपका श्रेणी में और ये है आपका समांतर में। अब इसका जो है वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 8 ओम दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है। अब देखिए कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 का मान दिया है 50,
तो ध्यान दीजिएगा R1 प्लस R2 बराबर दिया है 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 50 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R1 R2 बराबर 8 गुणे 50। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, 400। ठीक है, अब R1 R2 का मान कितना आ गया है, 400 ओम आ गया है। ठीक है, अब देखिए, देखिए आपका कितना आ गया, R1 R2 जो है 400 आ गया है, और R1 प्लस R2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 दिया है। ठीक है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि R1 और R2 जो है 50 दिया है, तो जोड़ के देखते हैं 20 और 30 50। क्या 20 और 30 से में गुणा करेंगे तो क्या 400 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इससे करते हैं 10 और 40, इसको जोड़ेंगे तो 10 40 50 हो जाएगा, और 10 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार, 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध जो है 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। ताना का मतलब क्या होता है कि उसको खींचा जाता है। ठीक है, खींचा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि वर्तमान प्रतिरोध होगा, वर्तमान प्रतिरोध जो है क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तार को अगर खींच के उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा खींच करके अगर लंबाई बढ़ाई जा रही है, खींच कर लंबाई बढ़ाई जाएगी, तो आर जो है, आर न्यू कर लेते हैं। देखिए जो लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उस जो दूसरा जो होगा, मतलब कि प्रतिरोध का जो मान आएगा वो हम उसको मान लेते हैं कि वो नया वाला आएगा। ठीक है, आर न्यू आएगा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि आर ओल्ड, ठीक है, ये क्या है आपका, जिस तार को खींचा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये एन का स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे कि कितने गुना जो है उस तार को खींचा गया है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे कि कितने गुना खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार जो है उसका प्रतिरोध जो है 5 ओम है। भाई 20 सेंटीमीटर लंबी अगर है तो उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, तो अगर 40 सेंटीमीटर की लंबाई होगी तो बताइए। अब ध्यान दीजिएगा ये 20 का क्या है, 2 गुना है। 20 का क्या है, 2 गुना है। ये 20 का क्या है, 2 गुना है। तो जैसे ही ये 2 गुना है तो ध्यान दीजिएगा 2 गुना, अब ये क्या है आपका n का वैल्यू, यहीं पे ये 2 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा R ओल्ड कितना है, पहले R का मान क्या था, 5 ओम था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 5 और गुणे में n क्या है, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे ये 4 हो जाएगा, अपन चौका 20 हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोध का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है। बोल रहा है कि कोई चालक है, उसकी लंबाई अगर बढ़ा दी जा रही है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कोई चालक है, उसकी लंबाई, देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, अब आर जो है ये क्या है आपका, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। और ए क्या है आपका, ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये एल क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। ठीक है, ये क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बोल रहे किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये एल है, हम जैसे ही इसको बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या हम अगर एल को यहाँ पे बढ़ाएंगे, जैसे ही एल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या जैसे ही हम एल को अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आर पे भी क्या होगा, आर भी, प्रतिरोध भी उसका घट जाएगा। अब देखिए बोल क्या रहा है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर, भाई लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई जो है दोगुना कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, आर जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो सॉरी प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो भाई यहाँ पे अगर ये 2L हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 0.4 ओम 0.4 ओम यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 0.4 ओम दिया है, आर जो है कितना दिया है, 0.4 ओम। ठीक है, आर क्या है, 0.4 ओम दिया है। बोल रहा है कि वायर कंडक्टर की अगर लंबाई दोगुनी कर दी है, भाई वही चीज है जो अभी पीछे क्वेश्चन में मैं बताया, जब लंबाई दो गुनी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि आर भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। भाई एल जो है दो गुना हो गया तो यहाँ पे आर भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो बस इसका दो गुना कर दीजिए, दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.4 में हम दो गुना इसका करेंगे, दो से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 0.8 हो जाएगा, यानी कि 0.8 ओम हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिया है कि जब 15 वोल्ट का विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है, जब 15 वोल्ट का विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। अगर विद्युत धारा 5 सेकंड तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा। बोल रहा है, देखिए कौन सा कथन जो है मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया है। सबसे पहली बात देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्या क्या आपको वैल्यू दिया है, किस किस चीज का जो है वैल्यू दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज आपका दिया हुआ है, भी जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, भी 15 वोल्ट दिया है, विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट दिया है। उसके बाद जो है देखिए आपका आई दिया है, करंट दिया है, आई जो है करंट दिया है कितना, 3 एम्पियर दिया है। ठीक है, अगर विद्युत धारा जो है 5 सेकंड तक, यानी कि टाइम दे दिया आपका 5 सेकंड, टी जो है 5 सेकंड दे दिया, 5 सेकंड। चलिए अब यहां से हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन इसमें नहीं होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं, आप लोग फार्मूला जानते हैं कि Q इक्वल टू आई टी होता है, एक होता है Q इक्वल टू आई टी। Q क्या है, यहाँ पे आवेश है। ठीक है, तो आवेश बराबर I मतलब धारा गुणे समय होता है। ठीक है, तो भाई आपका आवेश निकालने के लिए यानी कि Q निकालने के लिए धारा कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर का, बस यहाँ पे कर लीजिए 3 और गुणे समय कितना है, 5 सेकंड है, तो यहाँ पे 5 सेकंड कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, 5 सेकंड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका Q जो निकलेगा आवेश, यहाँ पे 15 कूलाम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 15
कूलाम निकलेगा। देखिए निकला है क्या, 15 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, 20 कूलाम, यानी कि यही ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। मतलब कि इस आंसर जो है गलत हो जाएगा, बल्कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा और आंसर जो है ये गलत होगा, ठीक है। ये इसका जो है ए हो जाएगा। बाकी और भी हम देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया आवेश का, आवेश निकल गया 15 कूलाम, ठीक है। अब ओम के नियम से एक चीज और जानते हैं कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आपका यहाँ पे देखिए V दिया है ना, हाँ V दिया है, V का दिया है, तो यहाँ से हम प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। V कितना हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। तो V का वैल्यू दिया है 15 वोल्ट, ठीक है, और I जो है आपका 3 एम्पियर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से R जो निकलेगा वो निकलेगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये तो सही है, प्रतिरोध जो है 5 ओम का है, यानी कि ये सही है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू धारा, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो P इक्वल टू वी आई, तो पावर जो है कितना हो जाएगा हमारा, V का वैल्यू क्या है 15 और I जो है आपका 3 दिया हुआ है, तो 15 दिया 45, यानी कि ये हो जाएगा 45 वाट। इस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए पावर जो है आपका ये भी, मतलब कि ये भी सही है, ठीक है। हम ऊर्जा देख लेते हैं, ठीक है, हम ऊर्जा देख लेते हैं। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या निकला, पावर निकला, और यहाँ पे आवेश निकला, और यहाँ पे क्या निकला, प्रतिरोध का मान निकला, ठीक है। पावर, आवेश और प्रतिरोध का मान निकला। अब देखिए हम ऊर्जा देख लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो है आपका वी आई और टी होता है। देखिए इसको टी कर लेते हैं, एक सेकंड। वी आई और ये टी, ठीक है। अब यहां से जो है ये वी आई क्या है भाई, पावर ही है, अभी हमने निकाला है वी आई। देखिए यहाँ पे पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो अभी जो है हमने वी आई निकाला, तो इसका वैल्यू कितना है 45 दिया है, तो W बराबर ये 45 45 है, ठीक है, 45 इंटू, और टी जो है कितना दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड दिया है ना भाई, हाँ 5 ही सेकंड दिया है, ठीक, ये 5 सेकंड। तो W बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 चौका 20 2 22, यानी कि 225 आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि ये तीनों जो है आपका सही हो जाएगा, और ये आप जो है 20 नहीं है 15 कूलम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, बोल रहा है कि जब D1 इक्वल टू 0.5 D2 और L2 इक्वल टू 4L1 और दोनों चालक ताम्र के बने हैं, यानी कि तांबे के बने हैं, किस चीज के, कॉपर के बने हैं, कॉपर के बने हैं, क्योंकि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, 29 होता है, ठीक है। बोल रहा है कि प्रतिरोध R1 बाई R2 के बीच का अनुपात क्या है। जो रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 का जो है रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये D1 हो गया, ठीक है, और हम D2 का जो वैल्यू लाएंगे वो आ जाएगा आपका, D2 बराबर आएगा D1 बाई 0.5, क्या आ जाएगा, D1 बाई 0.5 आ जाएगा, ठीक है। D1 जो है क्या है आपका, D1 तो D1 है, उसके बाद D2 बराबर 0.5, तो D1 बाई 0.5 क्या हो जाएगा आपका, D2 का वैल्यू आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे L2 दिया हुआ है, ठीक है, L2 भाई एक तो मान लीजिए कि L2, तो L2 का मान जो कितना दिया हुआ है 4L1 दिया हुआ है, ठीक है, और एक L1 तो है ही है L1। अब देखिए अब ये क्या है आपका
डी क्या है, व्यास है। डी क्या है, व्यास है। भाई किस चीज का व्यास है, किस चीज का डायमीटर है। तो जैसे मान लीजिए कि एक वायर, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है कोई, ये मान लेते हैं एक वायर है, और वायर का जो ये सिरा है देख रहे हैं, जो वायर का सिरा है वो जो है एक वृत्त का आकार दे रहा है। किस चीज का, वृत्त का आकार दे रहा है। ठीक है, ये वृत्त बन रहा है। भाई ये जब जो वृत्त है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो जो वृत्त का एरिया का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो D2 है और ये D1 है, तो ये आपका व्यास है। इसका जब हम आधा करेंगे, जब हम इसका जो है आधा करेंगे तो वो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका D1/2, और ये हो जाएगा इसका, हम जब हम आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो जो इसका जो हो जाएगा D2 बराबर ये हो जाएगा D1/1, यानी कि केवल D आएगा। ठीक है, केवल क्या आ जाएगा भाई, 0.5 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो केवल D आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि D2 का जो है वैल्यू आपका D आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, D1/2, और इसका क्या आ जाएगा, केवल ये इसका D2 बराबर D1 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए D1 2 2 5 6 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि D2 का मान क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका D1/2 आ जाएगा, तो ये R का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये त्रिज्या का वैल्यू आ रहा है, ये मान लेते हैं R1, और ये जो है आपका R2, ये क्या है R2। तो भाई R2 का केवल क्या आ गया, D1। ठीक है, R2 का क्या आ गया, केवल D1, और R1 का क्या आ गया, D1/2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान देना है कि इस पे जो है कौन से फार्मूले पे सेट होगा। भाई फार्मूला जो है हमारा वो होता है R बराबर रो L/A हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं जो R जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, R जो है आपका लंबाई के, प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही प्रतिरोध जो है आपका एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, यानी कि ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही एरिया जो है आपका, ये जो है आपका एरिया है ए। ठीक है, क्या है ए। हम यहां पे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ए जो है आपका एरिया हो जाएगा, और एरिया में क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको हम रहने देते हैं, पहले हम इसको इस फार्मूले से हम कैसे सेट करेंगे उस चीज को निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे, यहां से निकलेगा कि R1 बटे यहाँ पे R2, R1 बटे R2 बराबर, R जो है समानुपाती है डायरेक्टली, जो है समानुपाती है L के, यानी कि लंबाई के, तो ये क्या हो जाएगा, L1/L2। ठीक है, और गुणे में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, व्युत्क्रमानुपाती है तो ये हो जाएगा आपका A2/A1, A2/A1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज को, अब डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, पहले तो हम यहाँ पे A का वैल्यू बता देता हूँ कि A बराबर हो जाएगा आपका पाई, और R का जो है वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, R1 का जो है वैल्यू कितना दिया हुआ है, D1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम A1 कर लेते हैं, तो और यहाँ पे R1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका D1/2 दिया हुआ है, तो D1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से A1 बराबर निकल जाएगा कि D1 का स्क्वायर बटे में 2 2 निका 4, 2 का स्क्वायर, तो D स्क्वायर बटे में ये तो A1 का आ गया। अब देखिए R2 का जब वैल्यू रखेंगे तो R2 क्या है, D1 है, केवल R2 बराबर क्या है, केवल D1 है, यानी कि त्रिज्या जो है वो D1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, A2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा D1 का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी चीज को हम रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए R1 बटे R2 बराबर L1 का मान अभी हमने निकाल, देखिए L1 का मान यहाँ पे L1, भाई L1 तो L1 ही है, तो हम रख देते हैं L1 और बटे में L2। L2 का मान क्या है 4L1 है, 4L1 है, मल्टीप्लाई A2 क्या है आपका D1 का स्क्वायर है, A2 क्या है आपका D1 का स्क्वायर है और बटे A1 क्या है आपका D1 का स्क्वायर बटे में 4 है, D1 का स्क्वायर बटे में यहाँ पे 4 है, 4 है। ठीक है, अब ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है 4 ऊपर चला जाएगा, पहले तो ये D1 से D1 हम काट देंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ये जब 4 ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि R1 बटे R2 बराबर, यहाँ से ये L1 से L1 कट जाएगा, अब ये ऊपर 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये 4 है और ये ऊपर जो 4 चला जाएगा यहाँ पे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए सब कट गया यहाँ पे, यानी कि ये 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यही जो 1 है आपका R1 R2 का रेशियो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, 1:1, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि जब D1 जो है, मतलब कि D1 जो है व्यास दे दिया है, यहाँ पे लंबाई दे दिया है, अब बोल रहा है कि एक तांबे का बना हुआ है जिसका प्रतिरोध R1 R2 के बीच में जो है इसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे तो इसका जो आएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 1 के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए एक आर प्रतिरोध लिखा है कि एक आर प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगुनी लंबाई तक कर्षित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए एक शब्द दिया है कि कर्षित किया जाता है। कर्षित का मतलब होता है कि उसको खींचना। ठीक है, लंबाई को क्या करते हैं, खींचना। किसी भी एक वायर है, जैसे मान लीजिए वायर है, अब वायर को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो खींचने के बाद हम इससे पहले 2-4 क्वेश्चन पीछे जो हम कराए थे क्वेश्चन, उसमें था कि आर, देखिए आर न्यू, क्या बोला था मैंने, आर न्यू, भाई नया प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, मतलब कि खींचने के बाद, तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड और मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन क्या है भाई, कितना गुना, एन क्या है, गुना है, मतलब कि कितना गुना उसको खींचा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगुनी लंबाई तक कर्षित किया जाता है, 2 गुनी लंबाई। तो देखिए एन का मान क्या है, 2 गुना, भाई एन का मान क्या है, 2 गुना। ठीक है, तो ये आर, तो भाई आर ओल्ड क्या दिया हुआ है, मतलब कि आर दिया है। ठीक है, आर प्रतिरोध वाले मान वाले जो है आर हो गया, गुड़े एन क्या है, बोल रहा है क्या, उसकी दुगुनी, तो भाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 4R हो जाएगा। ठीक है, 4R हो जाएगा, यानी कि जो नया प्रतिरोध आएगा वो 4R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि एक लौह निकेल ताप, लौह देखिए लोहा और निकेल यानी कि फेरस, ये क्या है आपका फेरस है ना, लोहा और ये निकेल Ni। ठीक है, एक मतलब कि लोहा और निकेल धातु का ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाती है, एक ही धारा प्रवाहित की जाती है, की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकेल की ओर प्रवाहित होती है। धारा जो है कहां से हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लोहे से निकेल की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो वह गर्म हो जाती है। क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो बताइए किसके कारण गर्म हो जाती है। देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पे एक जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी सिद्धांत होता है। ठीक है, अब किस सिद्धांत पे काम करता है हम इसको एक चित्र के माध्यम से जानते हैं। देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि लोहा और निकेल, धारा प्रवाहित हो रहा है क्या, लोहे से निकेल की ओर। तो मान लीजिए कि हमने एक लोहे का तार लिया, एक लोहे का ऐसे तार ले लिया। ठीक है, एक लोहे का ले लिया और एक मान लीजिए क्या है, निकेल। चलिए निकेल का तार यहां पे हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे इसका संधि हो जाएगा, जोड़। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे संधि हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं। तो ऊपर वाला क्या है, अभी हमने क्या बोला, ऊपर वाला जो है ये Fe है, ये लोहे का है, Fe कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, निकल, है ना, लोहा से निकल की ओर प्रवाहित की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काट दे रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही कट जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अब यहाँ पे हम धारा जो है वोल्टेज स्रोत लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही वोल्टेज स्रोत लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि लोहा से निकल की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस लोहे से निकल की ओर, मान लीजिए कि हम कोई ले लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव। चलिए अब जो है धारा पॉजिटिव से, जानते हैं कि जो धारा होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। वही जब धारा यहाँ से बहेगा, इधर से जाएगा इसमें, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, इधर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तब जैसे ही धारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, सॉरी अरे क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं पहले, चित्र इधर बना लेते हैं, गड़बड़ हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा इधर बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये लोहा हो गया, लोहे का एक तार है, और एक ये क्या है आपका निकल का तार है, और यहाँ पे एक इसको जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, कनेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका धन आवेश है और ये क्या है आपका ऋण आवेश है। ठीक है, अब जानते हैं कि धारा जो होता है वो धन से ऋण की ओर जाता है, धन से ऋण की ओर जाता है, यानी कि आई जो है यहाँ से धारा जो है बहेगा। ठीक है, धन से ऋण की तरफ जाएगा। तो भाई जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा, यहाँ पे ये वोल्टेज स्रोत से जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा, ये जो है फेरस है, थोड़ा ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका लोहा है और ये आपके यहाँ क्या है, निकल का। तो जैसे ही पॉजिटिव की तरफ से ये धारा जाएगा, मतलब कि इधर से जो है धारा निकलेगा, किस धातु से, लोहे से निकल की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये जंक्शन पे आएगा, ये नोड पे आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे ये जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो है हीट उत्पन्न होगा। क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या होगा, ये यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। भाई धारा जैसे ही प्रवाहित होगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल का वायर लगाया गया है। भाई एक दूसरी धातु है, मान लीजिए एक पहली धातु एक दूसरी धातु, तो जैसे ही पहली धातु से दूसरी तरफ निकलती है तो इस नोड पे क्या होता है, आपका हीट जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, हीट जनरेट होता है, यानी कि ये होता है उष्मा निकलती है, गर्म होता है, ये क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, अब जैसे ही फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उष्मा जो है हानि होता है, उष्मा का क्या होता है, हानि होता है, ये यानी कि ठंडा हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उष्मा हानि होगा। क्या होगा, यहाँ पे हम देते हैं उष्मा का हानि होगा, उष्मा का हानि होगा, यानी कि ये हानि होगा, यानी कि ये ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक फेरस का हमने लिया, फेरस धातु का जो है हमने एक तार लिया, और यहाँ पे एक जो है आपका निकल धातु का तार लिया, दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पे वोल्टेज स्रोत लगाया गया, तो यहाँ से धारा जब प्रवाहित हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही नोड पे आएगा, यहाँ जहाँ पे जोड़ा गया है लोहे और निकल का तार, तो उस नोड पे आके क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, यानी कि ये गर्म होगा। और जैसे ही फिर धारा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नोड पे, यानी कि जहाँ पे फेरस और निकल का जोड़ा गया है, तो इस दूसरे वाले नोड पे क्या होगा कि यहाँ पे ठंडा होगा। ठीक है, और यही चीज, सेम चीज अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए कि वोल्टेज स्रोत कोई अगर
ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर दिया जाए और इसको निगेटिव कर दिया जाए, तो यही चीज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा आपका गर्म हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत है, यही जो मतलब ये जो कार्य हो रहा है, ठीक है, दो धातुओं पे, तो क्या चीज है कि यदि एक लौह निकेल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए, तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकेल की ओर प्रवाहित होगी, भाई लोहा से निकेल की ओर प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है, क्या है वहां पे गर्म हो जाती है। तो बताइए इस किसके कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, किस प्रभाव के कारण होता है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं क्या, पेल्टियर प्रभाव, यानी कि पेल्टियर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम से जो है इसका जो है सिद्धांत दिया था कि, तो इसको हो जाएगा पेल्टियर प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह है फेरांटी प्रभाव, तो हम इसके बारे में हम आगे बताएंगे, और यह थॉम्सन प्रभाव और सीबेक प्रभाव। ठीक है, तो चलिए अभी इसके लिए इसका जो है आंसर हो जाएगा पेल्टियर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रमशः 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस सर्किट में गुजरने वाली धारा कितनी है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। भाई 3 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जा रहा है, किस चीज में, सीरीज में, ध्यान दीजिएगा श्रेणी में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी में। तो जानते हैं कि श्रेणी में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, डॉट 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 Rn पर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, श्रेणी में जो है कनेक्शन करते हैं, श्रेणी में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से करते हैं। बोल रहा है कि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध, वही दिया हुआ है कि 3 ओम और 6 ओम, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R का मान, प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो है R का वैल्यू आ गया। अब दिया है वोल्टेज, वोल्टेज जो है V जो है विभवांतर कितना दिया हुआ है आपका 18 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है धारा, तो जानते हैं एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नोट करिएगा इस चीज को, श्रेणी में जो होता है, श्रेणी में इधर लिख देते हैं, श्रेणी में यानी कि सीरीज में धारा यानी कि करंट क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक तत्व में क्या होता है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी में जो है धारा बराबर होता है, धारा बराबर होता है। और वही जो है विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वो होता है भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। और यही बात करें अगर समांतर में, तो समांतर में जो है धारा भिन्न होता है या असमान होता है। ठीक है, और विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। इस चीज को बिल्कुल आप लोग नोट करके रखिएगा। क्या हमने बताया कि समांतर क्रम में जो धारा होता है वो भिन्न होता है। समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, तो समांतर क्रम में जो है वोल्टेज जो है बराबर होता है। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज जो है बराबर होता है, और श्रेणी में जो है धारा बराबर होता है, वोल्टेज भिन्न होता है, और समांतर में जो धारा जो होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं V इक्वल टू I इंटू आर, ओम के नियम जानते हैं ना, V इक्वल टू I इंटू आर। अब यहां से जो है हमको निकालना है I, तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, V देख लीजिए 18 वोल्ट दिया है, बस V को लिख लीजिए यहाँ पे 18 वोल्ट। अब बटे में R जो है कितना हमने निकाला 9, बस लिख लेंगे 9, आइए 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। धारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2 एम्पियर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। भाई 2 एम्पियर कब होता है कि जब 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को सीरीज में लगाते हैं, तो जो है अगर 18 वोल्टेज स्रोत दिया जाए, वोल्टेज स्रोत जो है 18 वोल्ट का दिया जाए, तो उससे जो धारा का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर दिखाया आप लोगों को, इसमें बता रहा है कि प्रतिरोध बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो है आपका समांतर में है। ठीक है, ए और बी क्या है, समांतर में है। वहीं सी जो है इसके तुलना में देखा जाए तो ये क्या है आपका श्रेणी में हो गया है। तो पहले हम समांतर वाले को कर लेते हैं। तो देखिए यहीं पे हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी हमने बताया था कि R1 R2 यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2। कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, बटे में 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 ओम हो जाएगा। जैसे ही जब ये 1 ओम होगा तो ध्यान दीजिएगा फिर चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेंगे, परिपथ जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ये तो हमारा 1 ओम हो गया था, अब बाकी जो है यहाँ पे 1 ओम दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम ये देखिए, अब ये सीरीज में हो गया, श्रेणी में हो गया, देख रहे हैं श्रेणी में हो गया, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये श्रेणी में हो गया। तो श्रेणी में जानते हैं क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधी में परिपथ में क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन दिया है, धारा जो है, धारा जो है वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है कि धारा वोल्टेज जो है, धारा वोल्टेज के साथ, धारा जो है वोल्टेज के साथ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ धारा जो है वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। ठीक है, अब फेज में रहती है का मतलब क्या, एसी जानते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट। अगर जो है देखिए कुछ इस प्रकार से जो है, इसको हम मान लेते हैं आई। ठीक है, धारा, और ये यहां से ये आपका हो जाएगा अब देखिए एक जो है हमारा आई है, और एक जो है ये हमारा क्या है, भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि फेज में रहने का मतलब क्या है, एक समय में, आप देखिए ये एक समय में सबसे पीक वैल्यू पे पहुंच रहा है, ये देख रहे हैं, यहां पे जो है आपका करंट भी जो है पीक वैल्यू पहुंच रहा है उसका मान, और ये भी यानी कि वोल्टेज भी है एक समय में ही देखिए शिखर मान पे पहुंच रहा है, और वैसे ही एक समय में ही वो क्या होगा, दोनों जो है क्या होगा, वो न्यूनतम मान पे भी पहुंचेंगे। यहाँ पे न्यूनतम मान, भाई शिखर मान, फिर न्यूनतम मान, शिखर मान, न्यूनतम मान, यहाँ पे एकदम न्यूनतम मान, फिर यहाँ पे शिखर मान। तो जैसे ये पहुंचेंगे तो यहीं पे कह रहा है कि इसी चीज को जब दोनों बराबर समय में पहुंच रहे हैं, यानी कि है ना, तो वो जो होता है वो एक फेज में, इसी को क्या कहते हैं कि धारा जो है वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। धारा जो है वोल्टेज के साथ हमेशा क्या रहती है, फेज में रहती है। भाई अधिकतम भी होगी तो भाई एक ही फेज में रहेगी, और न्यूनतम भी होगी वो तो क्या हो जाएगा, वो एक ही फेज में रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 54 नंबर है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध, तो भाई चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू रो एल अपान ए। आप देखिए प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है भाई, प्रतिरोध देख रहे हैं ये लंबाई पे, चालक की एल क्या है, चालक की लंबाई है, और ए जो है क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो ध्यान देते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं कि चालक की चालकता पर, भाई चालक की चालकता पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, भाई एल पे भी पड़ रहा है और ए पे भी पड़ रहा है, यानी कि चालक की लंबाई पे भी पड़ रहा है और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है भाई, तो R जो है, R समानुपाती L होता है, जैसे ही हम लंबाई बढ़ाएंगे तो R जो है बढ़ जाएगा, तार का जो है हम जैसे ही हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे ही आपका R जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है भाई, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी कि जैसे जैसे तार की जो है मोटाई बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही हम A का वैल्यू बढ़ाएंगे तो R क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जैसे ही हम R का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही A क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि A का वैल्यू घटाएंगे तो R का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। आप समझ आ रही है। तो देखिए चालक की लंबाई पे भी निर्भर करती है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पे भी और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी, यानी कि बी और सी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है लिखा है कि 1000 वाट और 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की तापन कुंडली का प्रतिरोध है। अब देखिए बोल रहा है कि एक विद्युत इस्त्री है 1000 वाट का है, भाई कितने वाट का है, पावर दे दिया है आपका 1000 वाट का है, 1000 वाट का है। ठीक है, विभव कितना दिया है भाई, कितने वोल्ट का है, तो 200 वोल्ट का है, वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट का है। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे कि तापन कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए तापन कुंडली का जो है प्रतिरोध बताना है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू या प्रतिरोध इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। ठीक है, V स्क्वायर बाई R होता है, या यहाँ पे निकलेगा R बराबर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए V का जो वैल्यू दिया है 200 दिया है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 200 गुणे 200 और बटे में कितना, P का वैल्यू कितना दिया है 1000, बस बटे में 1000 कर लीजिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए, तो 2 दूनी का 4 यानी कि 40 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा प्रतिरोध, R का मान क्या आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्या है, समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब, क्या बोला है कि समान वोल्टेज, भाई वोल्टेज क्या है, समान है, वोल्टेज क्या दिया है, समान दिया है। चलिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 डिजाइन किए गए हैं, तो बताइए क्या होगा इनमें से। चलिए भाई इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए बता रहा है कि समान वोल्टेज पे, वोल्टेज को समान किया जा रहा है, यानी कि उसको स्थिर रखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समान वोल्टेज है। तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा मैं इधर आता हूं, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है R, तो भाई R बराबर अभी मैंने बताया कि V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R बराबर
वी स्क्वायर पी होता ही है, हो क्या जाएगा, ठीक है। तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो भाई वी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका P1, अब बटे में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, अब बटे में P2। कोई समस्या, चलिए कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर ये कट जाएगा, कैसे कटेगा भाई, तो ध्यान दीजिए इसमें इसका ऊपर का और सबसे नीचे का आपस में मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच का आपस में मल्टीप्लाई, बस हो जाएगा वी स्क्वायर ये P2 बटे आपका हो जाएगा वी स्क्वायर P1। कोई समस्या नहीं है, तो भाई वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा P2 बाई P1, यानी कि मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पे R1 बाई R2 बराबर P2 बाई P1 निकाल आया, तो बस अब रख दीजिए वैल्यू, कितना दिया है P1 दिया है 200, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 200 और ऊपर क्या है 100 वाट, 100 वाट का है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि R1 बाई R2 बराबर 1/2। ऑप्शन देख लेते हैं। R1 का मान R2 से 2 गुना है, R1 का मान R2 से 2 गुना है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। R1 का मान R2 से 3 गुना है भाई, 3 गुना की तो बात ही काट दो एकदम। R2 का मान R1 से 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना भी गड़बड़ हो जाएगा। R2 का मान R1 से 2 गुना है, हाँ देखिए R2 का मान ये R1 से क्या है 2 गुना है कि नहीं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम कि R2 यहां से R2 निकल जाएगा, R1 और ये देखिए उधर इधर चला जाएगा तो यही हो जाएगा 2R1, यानी कि R2 जो है R1 से 2 गुना है, R1 का 2 गुना है, R2 का मान जो है R1 से 2 गुना है, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिख रहा है, चलिए देखिए दिया है डीसी श्रेणी व समांतर, देखिए डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, डीसी जो है श्रेणी व समांतर परिपथ के लिए नीचे दिए गए कथनों से कौन सा सही होगा। तो देखिए वोल्टेज जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, धारा जुड़ जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई श्रेणी हो या समांतर हो, कोई भी परिपथ, ठीक है ना, कोई भी परिपथ, क्या होता है कि भाई परिपथ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि पावर तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, क्योंकि कि पावर टोटल, भाई टोटल अगर पावर है बात की जा रही है, मान लीजिए कि बल्ब की ही बात कर लेते हैं कि 100 वाट का एक बल्ब, 200 वाट का एक बल्ब, 300 वाट का एक बल्ब, ऐसे करके जितना भी वाट का हो, ठीक है, तो वो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये आपका पावर जो है कैसे आता है, ठीक है, ये n तक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि डीसी श्रेणी व समांतर परिपथ के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो भाई पावर जुड़ जाती है, क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, ठीक है। श्रेणी में या समांतर में परिपथ में, कोई भी परिपथ में, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि पावर जो है, अगर भाई कई सारा अगर हम बल्ब को जोड़ रहे हैं डीसी में, किसी भी चीज डीसी में जोड़ रहे हैं, तो उसका जो पावर जो होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P1 P2 P3 सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 58 नंबर है कि जब किसी चालक यानी कि कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप जो है क्या होता है। कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर यानी कि चालक है, चालक में जो है धारा प्रवाहित किया जाएगा, कोई मान लीजिए कि एक चालक है ये, ठीक है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा आई, ठीक है, जैसे ही धारा प्रवाहित होगा आई, भाई कैसे प्रवाहित होगा, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज स्रोत डालना पड़ेगा, भाई वोल्टेज स्रोत लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा देते हैं,
तो भाई जैसे ही इसके माध्यम से धारा जाएगा, ये धारा आपका जाएगा, तो क्या होता है कि जैसे परिपथ में धारा जाता है, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो इस परिपथ, ये परिपथ जो होता है क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, इस चीज को अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं कि जब चालक करने के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो भाई जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा भाई, ताप बढ़ता है। सीधी सी बात है, क्या होता है, जब चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो जो चालक का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोह मापनी क्या है, दिया है मोह मापनी। मोह जो है उसको हम उल्टा, ओम का उल्टा होता है, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अम्लता, ऑप्शन में दिया है अम्लता। अम्लता मापने के लिए तो भाई नहीं की जाती है। अम्लता वगैरह तो हम पीएच वैल्यू जो है पीएच वैल्यू पर मापते हैं, पीएच मापनी पे, है कि नहीं। कठोरता बिल्कुल भी नहीं, कठोरता नहीं होगा, अम्लता नहीं होगा। प्रतिरोध, मोह से प्रतिरोध नहीं मानते भाई, प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, है कि नहीं, है ना। यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, प्रतिरोध जो होता है आर यानी कि रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम होता है। इसको हम, ये क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और जस्ट प्रतिरोध का उल्टा 1/R इक्वल टू वो होता है जी होता है। और जी बोले तो जी क्या है भाई, क्या है, जी है आपका यहाँ पे कंडक्टेंस यानी कि चालकता। क्या है, चालकता यानी कि कंडक्टेंस। ठीक है, तो यही चालकता जो है, चालकता को कौन मापता है भाई, मोह मापता है। क्या चीज, मोह मापने किसको मापता है, चालकता को मापता है। अगर यहाँ पे ये चालकता होता ये सही हो जाता, चालकता। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस फिगर को देखिए, सर्किट का पूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। भाई ये सर्किट दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं कि ये समांतर में है, तो भाई समांतर में कुछ नहीं करना है, 8 गुणे 8 और बटे में 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बटे में 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 4 ओम। ये 4 ओम, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये एक यहाँ पे प्रतिरोध और एक यहाँ पे प्रतिरोध, ये हो जाएगा आपका 4 ओम का और ये हो जाएगा आपका 21 ओम का। भाई सीरीज में हो गया भाई, इसका जो वैल्यू हमने क्या ला दिया, 4 ला दिया, 4 ओम, और ये जो है 21 ओम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो गया। तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। जानते हैं कि सीरीज में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। इसका जो है वैल्यू आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि उपर्युक्त परिपथ का अनुप्रयुक्त वोल्टेज 100 वोल्ट है तो सर्किट में कितनी धारा होगी। देखिए अभी जो हमने कराया, पीछे जाते हैं, इसमें जो है इसी परिपथ की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या बोल, ध्यान दीजिएगा कितना आया है, आर का मान 25 ओम। ठीक है, चलिए, यदि उपर्युक्त परिपथ का अनुप्रयुक्त वोल्टेज जो है 100 वोल्ट दिया है तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा। तो भाई वो जो सर्किट है उस सर्किट में जो है कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, तो प्रतिरोध का मान जो आ रहा है आपका 25 ओम आया है कि नहीं। आर बराबर क्या आया है, 25 ओम आया है।
वोल्टेज दे दिया है 100, वोल्टेज क्या दे दिया है, वोल्टेज दिया है आपका 100 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आई निकाल लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। V का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया है, और बटे में 25 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। देखिए बोल रहा है कि 21 ओम यानी कि 21 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच मापा गया वोल्टेज कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 21 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा। भाई V का मान क्या पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। I कितना आया था हमारा, 4 एम्पियर आया था। R का मान कितना आया था, 25 ओम आया था। लेकिन ये क्या, वो तो टोटल आया था 25 ओम, लेकिन पूछ क्या रहा है भाई कि 21 ओम में, 21 ओम में। तो भाई यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इक्कीस ओम कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो अब जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो V बराबर I का मान दिया है 4, अभी हमने पीछे दिखाया आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 21, तो 21 चौका 84 हो जाएगा आपका, 84 वोल्ट होगा। यानी कि ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 84 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। आर प्रतिरोध के तार को इन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है। एक क्या है तार है, समझिए एक लंबी तार है, इसको काटा गया है कई भागों में। कई भागों में क्या, कितने भागों में बोल रहा है कि एन भागों में, मान लीजिए कि एन भागों में काटा गया है। फिर इसको, इन भागों को समांतर में जोड़ा गया है। इन भागों को किसी में जोड़ा गया है, समांतर में जोड़ा गया है। भाई समांतर में जब जोड़ा गया है एन तक, क्या कहें, एन भागों तक काटा गया है। तो जब इस प्रकार से एन भागों तक काटा गया है, तो समांतर में जोड़ने का जो फार्मूला होता है, उस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। वो होता है क्या, जो प्रतिरोध का जो है आपका कितना प्रतिरोध लगा है, यानी कि एन तो नीचे रहेगा हर में, आप ऊपर जो होगा वो आपका तार जो है कितना प्रतिरोध का था, तो ये हो जाएगा आपका आर, यानी कि आर बाई एन हो जाएगा। ठीक है, कोई आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में जब काट दिया जाता है, फिर उसको समांतर में जोड़ा जाता है, तो उसका जो वैल्यू आता है वो आता है आर बटे में एन आता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2.2 किलोवाट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट। भाई किलो का मतलब समझ रहे हैं 1000, ठीक है, 1000। तो 2.2 गुणे यहाँ पे 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 22 और डबल 0 हो जाएगा ना, क्या होगा, सही किया हो ना, हाँ 2200। चलिए ठीक है 2200। अब जो है ये कितना, ये क्या चाहिए आपका, पावर है, ये मैं लिखता हूँ, ये पावर है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट। पावर आ गया, V आ गया, तो पूछ क्या रहा है भाई, हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो जानते हैं आप लोग कि R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, P पावर। तो R का मान यहां से निकलेगा V स्क्वायर, V का वैल्यू कितना दिया 220, तो 220 गुणे 220 और बटे में पावर कितना दिया हुआ है 2200। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 22 से 1 22 कट जाएगा,
बचा केवल 22, यानी कि R का मान आ गया आपका 22 ओम। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन बी, 22 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारा जो है इसका जो है हमारे जो सक्सेस कैरियर का टेलीग्राम, ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जो है आप लोगों को इसका सारा पीडीएफ जो है, एक एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो है अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। देखिए आप लोग का जो आखिरी क्वेश्चन है वो किस इस प्रकार से है कि संट प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, लिखा है संट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध होता है। संट प्रतिरोध की तुलना में बोल रहा है कि किसी अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं अमीटर, अमीटर क्या होता है। देखिए अमीटर क्या होता है कि किसी परिपथ में करंट का मान मापता है। ठीक है, अमीटर क्या होता है? करंट का मान मापता है, धारा को मापता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है, यानी कि करंट मापा जाता है। CURRENT, ठीक, करंट। अमीटर से करंट को मापा जाता है। तो बोल रहा है कि संट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संट को तो सबसे पहले परिपथ में जोड़ा जाता है, तो वो समांतर में जोड़ा जाता है, समांतर में संट को जोड़ा जाता है। अब वही बात करें अमीटर को, तो अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी में, सीरीज में। इसको सीरीज में जोड़ते हैं और इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। किसको पैरेलल में जोड़ते हैं? संट को। तो ध्यान दीजिएगा, जो संट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। किसका प्रतिरोध? अमीटर का प्रतिरोध। किसकी तुलना में भाई? तो संट की तुलना में होता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम आप लोगों को बस यहीं तक का सफर बोले तो आज के लिए बस इतना ही सफर। हम अगले जो है वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, यानी कि 11वें नंबर के क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम अगले दिन मिलेंगे।